आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राज राठौर और आपका मेरे इस सुपर माइंडसेट चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम एक बहुत ही अच्छे सीरीज में हैं जिसमें मैं आपके सामने लाइफ चेंजिंग बुक्स लेके आ रहा हूँ। और जो सबसे पहला बुक मैं लेके आया हूँ, इसका नाम है सफलता की राह। और इस बुक का 10 अध्याय हमने पहले ही पूरे कर चुके हैं और जा रहे हैं 11वें की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस अध्याय का नाम है पुनर्अभ्यास और निरंतरता। दोस्तों, पढ़ाई में नियमितता बहुत जरूरी है। जो नियमित होते हैं वो अपने से कहीं ज्यादा टैलेंटेड प्रतिद्वंदी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। पर पढ़ाई ही नहीं, किसी भी चीज में कंसिस्टेंट रहना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमें स्कूल या कॉलेज के बाद नियमित रहना सिखाया ही नहीं जाता। स्कूल में या तो टीचर डंडा लेके हमारे सिर पर होता है या फिर माता पिता की सख्ती और कड़ा अनुशासन हमें नियमित रखता है। परंतु जैसे ही हम अपना कंट्रोल अपने खुद के हाथों में देते हैं तो अनुशासन खत्म हो जाता है। नियमितता का सही अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि रोज 8 से 10 घंटे पढ़ना? नहीं दोस्तों, नियमितता का अर्थ है कि आप जो भी कार्य करें वह आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाए, ना कि उससे दूर। अगर आप फिल्म भी देख रहे हैं तो आप उस समय को वैल्यू कीजिए। अंदर ही अंदर आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि आपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए कुछ समय अपनी दिनचर्या से उधार लिया है। उस समय को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। वो समय फिल्म में व्यर्थ करना आपका अधिकार नहीं है, बल्कि आप फिल्म इसलिए देख रहे हैं कि तरोताजा होकर आप वापस जा सके और अधिक ऊर्जा से पढ़ सके। ऐसी सोच रखने से आप लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहेंगे और आपका लक्ष्य आपकी प्राथमिकता बनी रहेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि हर रोज उतनी ही मेहनत कर सके। इसके कई कारण होते हैं। मान लीजिए कि आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं और कोई मैच आ रहा है, उस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। ऐसे में अगर आप जबरदस्ती बुक लेकर बैठेंगे तो आप अपने साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। कई बार आपकी सेहत ही ठीक नहीं होगी, इसलिए आप उतना नहीं पढ़ पाते। ऐसा होता ही है। कई दिन हम काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं और कई दिन नहीं करते। कई दिन थोड़ा सा दुखी होते हैं तो कई दिन हम खुश होते हैं। हमारे शरीर में कोई स्विच ऑन या ऑफ का बटन नहीं है। हम मानव हैं दोस्त, रोबोट नहीं। तो कंसिस्टेंट आप कैसे रह सकते हैं? कंसिस्टेंट रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस दिन आपके अंदर ऊर्जा ज्यादा है, जिस दिन आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, उस दिन ज्यादा पढ़ाई करो। और जिस दिन पढ़ाई करने का मन नहीं है उस दिन रिवीजन करो। जिस दिन पढ़ाई करने का मन कर रहा है उस दिन नई चीजें पढ़ो। जब आप खुश होकर पढ़ते हैं तो उस दिन नई चीजें पढ़नी चाहिए, पुरानी नहीं। छुट्टी वाले दिन, जैसे रविवार का दिन है, आपका घूमने का मन कर रहा है, उस दिन आप 2 घंटे पढ़ाई करें। उस दिन आप रिवीजन करें। रिवीजन वह चीज है जो आपका सिलेबस पक्का करता जाएगा। लापरवाही से भागने के बजाय सावधानी से चलिए दोस्तों। आप पढ़ाई के छोटे छोटे लक्ष्य रखें और उनको पूरा करने के बाद अपने आप की तारीफ करें या फिर कोई तोहफा दें। किस तरह का तोहफा? जैसे अगर आप आज 2 चैप्टर आपने पढ़े हैं और अच्छे से पढ़े हैं तो बाजार जाकर अपना कुछ पसंदीदा व्यंजन खाइए। दोस्त, लक्ष्य को निर्धारित करके उसे पूरा करने पर धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और डिप्रेशन भी कम होगा। चिंता कम होने लगेगी। भविष्य को लेकर चिंता भी कम होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो टारगेट रखा उसे पूरा किया। जब आप एक दिन का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं तो आप एक हफ्ते का भी लक्ष्य पूरा कर सकते हैं और 1 महीने का भी। छोटे लक्ष्य रखकर पढ़ने वाला ज्यादा खुश होकर पढ़ता है। भागना और आराम करना दोनों जरूरी है। अगर आपकी ट्रेन छूट रही है तो भागिए, क्योंकि बिना भागे आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपको सीट मिल गई है तो आराम करिए, क्योंकि ट्रेन के अंदर भागना आपके लिए व्यर्थ है। मान लीजिए आपको गाड़ी चलाकर किसी पर्वतीय स्थल पर जाना है। ज्यादातर पर्वतीय स्थल ऐसे होते हैं कि किसी भी पर्वतीय स्थल के ऊपर जाने के लिए 2-3 घंटे गाड़ी चलाना ही पड़ता है। घुमावदार सर्पीले रास्ते होते हैं और गहरी खाइयां होती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो गाड़ी बहुत तेज से चला रहा है, शिखर तक पहुंच पाएगा? नहीं जा सकता। घुमावदार रास्तों पर अगर गति बहुत ज्यादा तेज होगी तो गाड़ी के खाई में गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए समझदारी से काम लेना होगा। ब्रेक लगाने होंगे। अपने आक्रामक व्यवहार पर अंकुश लगाना ही होगा। पढ़ाई भी इसी तरह एक हिल स्टेशन के ऊपर जाने के समान करनी चाहिए। बहुत ज्यादा गति यहाँ पर काम नहीं आता। अगर आप हर रोज बहुत बड़े लक्ष्य रखेंगे तो शायद शुरू के कुछ ही दिन आप पा लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी आपकी सारी प्राणवायु निकल जाएगी और थकावट लगने लगेगी। कोई भी पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता। अगर आप कोई भी 10 वर्ष के पेपर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे पेपर का स्तर औसत रहता है। अगर 200 प्रश्न हैं तो 4-5 ऐसे जरूर होंगे जो किसी को भी नहीं आते। लेकिन बाकी पेपर देखें तो वो मॉडरेट होता है और मॉडरेट पेपर का कट ऑफ भी 60 से 65 से ज्यादा नहीं आता।
तो मॉडरेट पेपर में भी विद्यार्थी फेल क्यों हो जाता है? वह इसलिए फेल होता है क्योंकि उसने रिवीजन ही नहीं किया होता। परीक्षा में प्रश्न देकर उसे लगता तो है कि उसने प्रश्न के बारे में सुना हुआ है, पर श्योर नहीं होता, और इसी श्योरिटी के अभाव में वह प्रश्न गलत करने लगता है। परीक्षा में विद्यार्थी इसलिए फेल नहीं होता कि वह बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं कर पाया, बल्कि इसलिए कि जो औसत सवाल हैं उसने वह भी गलत कर दिए। ऐसे प्रश्न गलत कर दिए जो कि किसी स्टूडेंट के सही हो जाने चाहिए थे, इसलिए वह पीछे रह जाता है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप बालों में तेल लगाते हैं, तेल को अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से लगाएंगे तो क्या काम करेगा? नहीं। ऐसा ही होता है सबसे पहली बार पढ़ना। आपने कोई किताब उठाई, आपने उसको पहली बार पढ़ा, वह तो सिर्फ बालों में तेल लगाने के बराबर है। उसके बाद तेल तभी काम आता है जब आप सर की मसाज करते हैं, तब वह तेल बालों की जड़ों तक पहुंचता है। जड़ों तक पहुंचना ही रिवीजन है। चाहे आपने कोई किताब कितने भी अच्छे से पढ़ी हो, चाहे उस वक्त आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, लेकिन वह सिर्फ बालों में तेल डालने के बराबर मात्र है। बिना रिवीजन के वह मस्तिष्क में स्थायी नहीं होगा और सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। आज आपके सामने पढ़ाई करने का अवसर है। यह अवसर परमात्मा ने सभी को नहीं दिया। यह अक्सर मात्र ही लाखों करोड़ों लोगों का सपना है। अगर भगवान ने आपके हाथ में पुस्तक दी है, इसका मतलब वह चाहता है कि आप पढ़ो। बहुतों के पास ना तो कलम है, ना ही पुस्तक। ज्ञान ही आपको आपकी अभी की परिस्थिति से निकाल सकता है और एक बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, हमारे चारों तरफ बहुत से लोग हैं जिन्हें हम देखते हैं कि बहुत गरीबी से उनका बुरा हाल है। कोई मैला ढोता है, कोई रोज सुबह शाम तक नाली साफ करता है, कोई रिक्शा चलाकर भीख मांगता है, कोई चौकीदार है, कोई मानसिक रूप से दिव्यांग है। यह सब लोग बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं और एक बहुत व्यापक रूप से यह लोग अपना जीवन परिवर्तन भी नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास आगे बढ़ने के अवसर ही नहीं है, पढ़ने के अवसर ही नहीं है। यह सब लोग अपने बेटे बेटियों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन वह भी ज्यादातर संभव नहीं हो पाता। आप अपने से ऊपर लोगों को देखते हैं और उनसे अपने आप को कमजोर समझते हैं। यह आप भूल जाते हो कि आपके नीचे भी लोग हैं जो हर रोज आप आज जहां हो वहां तक भी पहुंचने का सपना देखते हैं। आप बिल्कुल ना कमजोर हो, ना ही लाचार, और ना ही इतने गरीब कि अपना भविष्य न बदल पाओ। जो घनत्वता आपके पास है, पहले उसकी कदर तो करो। अगर मान लीजिए आप विद्यार्थी नहीं होते और खेती बाड़ी का काम कर रहे होते, तो क्या आप आज यह कहते कि आज आपका खेतों में पानी देने का मन नहीं कर रहा है? क्या आपके पास गर्मी सर्दी के अनुसार कार्य करने का विकल्प होता? क्या आपके पास यह विकल्प होता कि पूरे दिन आलस्य में सोते रहे? एक बात याद रखिए दोस्त, लोगों की मेहनत समान हो सकती है, लेकिन मेहनत का फल अलग अलग होता है। अगर एक रिक्शा चालक पूरे दिन मेहनत करेगा तो भी 300 से 400 रुपए से ज्यादा नहीं पा सकता। वहीं एक व्यापारी पूरे दिन मेहनत करता है तो लाखों कमा सकता है। उसी तरह अगर आप पूरे दिन मेहनत करेंगे तो आप अपना जीवन बहुत ही समृद्ध बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि आपके पास यह सुनहरा अवसर है। आप आज जिन भी हालातों में हैं, बहुत से लोगों से बहुत अच्छे हैं। वो रोटी जो दुनिया को नहीं मिलती, आपको बनी बनाई मिल जाती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो काम इकट्ठा होता रहेगा। आज तक कोई भी व्यक्ति एक दिन के काम से कभी परेशान नहीं हुआ। वो परेशान इसलिए होता है कि हर रोज का थोड़ा थोड़ा बोझ बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके तले जब वो अपने आप को दबा पाता है तो फिर निकल नहीं पाता। ये नौबत मत आने दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और किसी भी तरह की ढील ढाल नहीं आने देंगे। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है और जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज राज राठौड़ साइनिंग।